हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये मेरी न्यू स्टोरी है। इस स्टोरी में कुछ बोल्ड पार्ट भी है जिन्हें मैं यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडेंस स्ट्राइक की वजह से रीड नहीं कर पाऊंगी, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। ओके, तो शुरू करते हैं। इंदौर शहर के आउट एरिया में एक बड़ा सा शानदार घर, जहाँ चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। उस घर के चारों तरफ अगर कोई दिख रहा था तो वे थे काले कपड़ों में कुछ ऐसे इंसान जिनके हाथ में बंदूकें थी और चेहरे पर नो एक्सप्रेशन। एक आदमी जो देखने में काफ़ी हट्टा कट्टा लग रहा था, जिसने ब्लैक शर्ट और ब्लैक जीन्स पहना हुआ था। उसके ब्लैक शूज की खटखट उस सन्नाटे को चीर रही थी। वह आदमी उस घर के अंदर जाता है और सीढ़ियाँ चढ़ते हुए एक कमरे के सामने रुककर उसका दरवाज़ा खोलता है। वह कमरा बहुत ही आलीशान था, लेकिन उस कमरे की हर चीज़ काली थी, चाहे वे खिड़कियों पर लगे पर्दे हो या फिर बिस्तर में बिछी हुई बेडशीट कवर हो या ड्रा या फिर दरवाज़ा, सब कुछ काले रंग का था। उस कमरे में लगी पेंटिंग भी ऐसी डरावनी सी थी जैसे किसी शैतान की हो। चेयर पर अपने पैरों को क्रॉस करके बैठा एक आदमी, जिसका चेहरा अभी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि उस कमरे में रोशनी कम थी। वे अपने हाथ में ली हुई सिगरेट से कुछ ज़्यादा ही धुआं उस कमरे में भर चुका था। वो अपनी कड़क आवाज़ में कहता है, डोंट टेल मी कि काम नहीं हुआ चैन। चैन कहता है, काम हो गया है जेम्स, अब आगे क्या करना है। वो आदमी उठकर खड़ा हो जाता है। उसका पूरा चेहरा अभी भी अंधेरे में था, चमक रही थी तो बस उसकी डरावनी आंखें। वो खतरनाक हंसी हंसता है, हा हा हा, लेकिन फिर अचानक अपनी हंसी बंद करते हुए अपने चेहरे को किसी शैतान की तरह बनाते हुए कहता है, फाइनली वो मेरी कैद में है और अब हमेशा रहेगी। जैसल मुकुंद उर्फ जेम्स, उम्र लगभग 30 साल। एक हिडन माफिया जिसकी असली पहचान से ये दुनिया वाकिफ नहीं, क्योंकि उसने अपने जुर्म की एक अलग ही दुनिया बसा रखी है। ऊंचा लंबा कद, गेहुआ रंग, फिट बॉडी, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, ये सब एक तरफ और जेम्स की क्रूरलिटी एक तरफ, और उसके ठीक सामने खड़ा था चैन, उसका सबसे खास आदमी, जिसे वे अपना वफादार दोस्त भी मानता है। चैन टेविल स्माइल के साथ कहता है, तो करना क्या है जेम्स, क्या उस लड़की को जान से मारना है। जेम्स का चेहरा इस वक्त किसी शैतान की तरह लग रहा था। वे अपनी बड़ी बड़ी डरावना आंखों में कुछ खतरनाक से भाव लिए कहता है, नहीं, कभी नहीं, वो मेरा जुनून है, माई ऑब्सेशन। उसे मैं मार नहीं सकता। इतना कह जेम्स किसी साइको की तरह अपनी गर्दन पर अपनी हथेली फेरता है। एक अंधेरे कमरे में बिस्तर पर बेजान सी पड़ी एक लड़की धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोलती है। कमरे में इतना अंधेरा था कि वह खुद को भी नहीं देख पा रही थी। इस घने अंधेरे में उसे बेहद खौफ आ रहा था। तभी कमरे का दरवाजा खोलने की आहट से वह लड़की सहम जाती है। जूतों की खटखट की आवाज़ उसके मन को डरा रही थी। वह सहमी हुई आवाज़ में कहती है, कौन है। एक वजनदार आवाज़ उस लड़की के कानों पर पड़ती है, तुम्हारा आशिक। ये आवाज़ सुनते ही उस लड़की का रोम रोम कांप उठता है। तभी कमरे में एक साथ कई सारी लाइट जलती है और पूरे कमरे में उजाला हो जाता है। अचानक से इतना उजाला होने के कारण एक पल के लिए उस लड़की की आंखें बंद हो जाती है। उसके माथे पर बल पड़ जाता है। वह धीरे धीरे करके आंखें खोलती है, तो आंखें खोलते ही उसकी चीख निकल जाती है, क्योंकि जैसल उसके इतने नज़दीक था कि दोनों के चेहरे लगभग टच हो रहे थे। गोरा और चमकता हुआ चेहरा, बड़ी बड़ी काली आंखें और ऊपर से घनी पलकें, गुलाबी होठ, परफेक्ट फिगर, टॉप और जींस पहने हुए वह लड़की काफी खूबसूरत लग रही थी। लेकिन इस वक्त वो डर से कांप रही थी। वो लड़की जैसल को देख देख जोर जोर से सांस लेने लगती है। घबराते हुए कहती है, तुम यहाँ। जैसल उस लड़की की गर्दन के पीछे हाथ लगाते हुए उसके बालों को अपनी मुट्ठी में भर लेता है और उसे बिस्तर से उठाकर खुद के बेहद नजदीक करते हुए कहता है, तो तुम्हें क्या लगा जैसल मुकुंद का यूज करके तुम इतनी आसानी से मूव ऑन कर जाओगी। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैं कौन हूँ, लेकिन अब हो जाएगा। इतना कहकर जैसल उस लड़की के बाल छोड़ देता है और उसे बेड पे धक्का देता है। वह लड़की बिस्तर में गिर जाती है, लेकिन उठने की कोशिश करते हुए कहती है, मैंने तुमसे माफ़ी मांग ली है और ये इतनी बड़ी गलती नहीं थी जिसकी तुम मुझे सजा दे रहे हो। प्लीज़ मुझे जाने दो। वो लड़की रो रही थी। जैसल उसके नज़दीक आने लगता है तो वह लड़की बिस्तर में ही पीछे खसकने लगती है। जैसल उसकी बाजू को पकड़ उसे हवा में उठाते हुए अपने आप से चिपका लेता है और उसके मुलायम गाल पर एक उंगली चलाते हुए कहता है, मैंने तुम्हें मौका दिया था भागने का, तुम नहीं भाग पाई, तो अब तो तुम्हें मेरी कैद में ही रहना होगा जान। वो लड़की जैसल की लोहे जैसी बाजुओं की कैद में छटपटाते हुए कहती है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मुझे घर जाना है, प्लीज जाने दो। वह लड़की रोते हुए विनती कर रही थी और जैसल के चेहरे पर इस वक्त टेविल स्माइल थी।
जैसे उस लड़की को यूं रोता हुआ देख उसके दिल को सुकून मिल रहा था। जैसल उस लड़की के नाजुक होठों पर अपना अंगूठा रख जोर से रब करता है और नशीली आवाज में कहता है, आर यू रेडी फॉर द वेडिंग नाइट। ये सुनते ही वे लड़की सहमी हुई नजरों से जैसल को देखने लगती है। उसकी भीगी पलकें उसके खौफ को बयां कर रही थी। वे अपनी लड़खड़ाती जुबान से कहती है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मेरी गलती इतनी बड़ी नहीं थी, प्लीज ऐसा मत करो, मुझे जाने दो। जैसल उस लड़की की कमर में अपना हाथ डाल उसे देखते हुए कहता है, जाओगी भी तो कहाँ माय लव, तुम इस दुनिया के लिए मर चुकी हो, अब सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ तुम्हारे पास। वो लड़की भीगी निगाहों से जैसल की तरफ देखते हुए कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम ऐसा नहीं कर सकते। जैसल उस लड़की के कोमल गालों को अपने होठों से टच करते हुए कहता है, मैं क्या क्या कर सकता हूँ ये तुम्हें जल्द ही पता चलेगा। तुम रेडी हो जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, फिर तुम्हें दिखाऊंगा कि जैसल मुकुंद की जिंदगी में एंट्री करके तुमने कितनी बड़ी गलती की है। इतना कह जैसल उस लड़की को झटके से आजाद करता है। वह लड़की रोते हुए जैसल की तरफ देखने लगती है। उसे रोता हुआ देख जैसल जोर से हंसता है, हा हा हा। फिर अपनी हंसी को रोकते हुए वे अपनी डरावनी आंखों में कुछ अनजाने भाव लिए कहता है, जब मैं आऊं तो मुझे दुल्हन की तरह तैयार मिलना, अंडरस्टैंड। इतना के जैसल वहां से जाने लगता है तो वह लड़की उसके पीछे भागती है। प्लीज मुझे जाने दो, आई एम सॉरी, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, मुझसे गलती हो गई, प्लीज जाने दो। लेकिन दरवाजा बाहर से बंद हो चुका था और वे लड़की दरवाजे को पीटते हुए वहीं जमीन पे बैठकर रोने लग जाती है। ये है आहना रावत, रीवा शहर के जाने माने डॉक्टर संजीव रावत की बेटी, जो यहाँ इंदौर में अपने पापा की तरह एक डॉक्टर बनने के सपने को जीने आई थी। लेकिन उससे हुई एक ऐसी गलती जिसने उसे इस हाल में पहुंचा दिया था। जब तुम कपड़े उतारने वाली हो, फ्लैशबैक। आहना कमरे का लॉक बाहर से खोलती है और अंदर आकर वापस से गेट को बंद कर लेती है। वह अपना बैग सोफे में फेंकती है और एक गहरी सांस लेते हुए सी सोफे में ही बैठ जाती है। वह कुछ पल आंखें बंद करके बैठी रहती है, फिर सोफे से उठकर कवर खोलकर अपने लिए एक शर्ट निकालती है और आईने के सामने खड़े होकर अपना टॉप उतारने लगती है। उसने अपने टॉप को अपने सीने तक उठाया ही था कि अचानक आईने में उसकी नज़र उस कमरे में लगे पर्दों के पीछे से दिख रहे काले जूतों पर पड़ जाती है। वह तुरंत अपना टॉप नीचे करती है और घबराते हुए कहती है, कौन है वहाँ। कोई जवाब न मिलने पर आहना आगे बढ़ती है और फिर से हिम्मत जुटाकर कहती है, मैंने पूछा है कौन है वहाँ। अब तक आहना उन पर्दों के बिल्कुल करीब आ चुकी थी और अपना हाथ आगे कर उन पर्दों को किनारे करने ही वाली थी कि अचानक पर्दे के पीछे खड़ा वह इंसान आहना के बाजुओं को पकड़ उसे दीवार से चिपका देता है और अपनी हथेली से आहना के मुंह को कसकर दबा लेता है, जिससे कि आहना की चीख उसके मुंह के अंदर ही दबकर रह गई थी। आहना सहमी हुई नजरों से अपने सामने खड़े उस इंसान को देखती है। वह कोई और नहीं बल्कि जैसल था। जैसल आहना के मुंह को दबाए हुए उसकी गर्दन में अपनी नाक रखते हुए उसे आंखें बंद करके सूंघता है और फिर मधोसी भरी आवाज में कहता है, मैंने सोचा कि तुम कपड़े उतारने वाली हो तो तब तक मैं तुम्हारे सामने ना आऊं, लेकिन अफसोस कि उससे पहले ही तुमने मुझे देख लिया। आहना कुछ बोलना चाह रही थी लेकिन इस वक्त उसके मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था। जैसल आहना के चेहरे को अपने नशीली आंखों से देखते हुए कहता है, जानता हूँ तुम बहुत कुछ कहना चाह रही हो, लेकिन अगर मैंने तुम्हारा मुंह खोला तो सबसे पहले तुम शोर मचाओगी। मैं किसी से डरता नहीं, लेकिन कहीं लोग मुझसे ना डर जाए, बस इसी बात की फिक्र है। अब तक आहना की गहरी आंखों में आंसू भर आए थे क्योंकि जैसल की पकड़ काफी तेज और कठोर थी। जैसल शैतानी मुस्कान ले आहना को देखता है और उसके गाल पे अपनी नाक रब करते हुए कहता है, डोंट वरी, अभी कुछ नहीं करूँगा, अभी मैं बस तुम्हें आगाह करने आया हूँ, तुम्हें वॉर्न करने आया हूँ। कल के बाद तुम हमेशा के लिए मेरी कैद में हो जाओगी। कल के बाद तुम जिंदगी भर मेरे साथ रहोगी, मेरे घर पर, मेरे रूम में और मेरे बिस्तर पर। यह बात मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम भागने की कोशिश करोगी, एंड ट्रस्ट मी, मैं देखना चाह रहा हूँ कि तुम मुझसे भाग पाती हो या नहीं। आहना अभी भी जैसल की कैद से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। उसकी झील सी गहरी आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन उन आंसुओं को देख जैसल को शायद खुशी महसूस हो रही थी। तभी चारों ओर अंधेरा हो जाता है। कमरे की लाइट्स बंद हो चुकी थी
और आहना को महसूस होता है कि वह आज़ाद हो चुकी है। वह कुछ समझ पाती इससे पहले ही कमरे में उजाला हो जाता है। आहना सहमी हुई सी चार ओर अपनी नजरें दौड़ाने लगती है, लेकिन जैसल उसे कहीं दिखाई नहीं देता। वह अपने डर और तेज चल रही सांसों को काबू कर ही रही थी कि उसके मोबाइल में मैसेज आने की रिंग बजती है। वह हिम्मत करके आगे बढ़ती है और सोफे में रखा अपना बैग खोलकर अपने कांपते हाथों से अपना मोबाइल निकालती है। चिंता मत करना जान, लाइट सिर्फ मेरे वहां से निकलने के लिए बंद हुई थी, जल्दी आ जाएगी। आज की रात रोशनी में रह लो, उसके बाद तो तुम्हें मेरी दुनिया में आना है जहाँ सिर्फ अंधेरा है। लव यू जान। ये मैसेज पढ़ते ही आहना के कांपते हाथों से उसका मोबाइल छूटकर जमीन पर गिर जाता है। वह कमरे की खिड़की दरवाजे को अच्छे से लॉक करती है और कमरे के एक कोने में जमीन पर दुबक कर बैठ जाती है। आहना खुद को समेटे हुए अपनी लुड़खड़ाती जुबान से कहती है, वो सच में पागल है, मुझे यहाँ से भागना होगा। वो मेरे हॉस्टल तक पहुँच गया और किसी को पता तक नहीं चल पाया। मुझे पापा से बात करनी होगी, मुझे घर जाना होगा। मैं उस सन के इंसान की बातों को हल्के में नहीं ले सकती। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। अपनी वजनदार और बेसुरी आवाज में गाना गाते हुए जैसल उस कमरे में आता है जहाँ एक कोने पर खुद में सिमटी हुई आहना डरी सहमी सी बैठी थी। जैसल की खतरनाक आवाज कानों में पड़ते ही आहना का रोम रोम कांप उठा। वो बड़ी मुश्किल से नजरें उठाकर दरवाजे की तरफ देखती है जहाँ से अपने कदम आगे बढ़ाकर जैसल आहना की तरफ ही आ रहा था। वह आहना की तरफ बढ़ते हुए अपने ग्रे कलर के ब्लेजर को उतारकर जमीन पर फेंक देता है और आहना के नजदीक आकर उसके सामने अपने पंजों के बल बैठ जाता है। आहना सहमी हुई निगाहों से जैसल की तरफ देखती है तो जैसल अपने चेहरे पर असमंजस के भाव लिए कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना जान कि जब मैं आऊं तो तुम मुझे दुल्हन की तरह तैयार मिलो। आहना सांस भी बहुत मुश्किल से ले पा रही थी। वह डरते हुए कहती है, क्यों कर रहे हो ये सब? तुम जानते हो ना कि मुझे अपनी गलती का पछतावा है। प्लीज मुझे जाने दो यहाँ से। आहना ने इतना ही कहा था कि जैसल अपनी आंखें बंद कर एक गहरी सांस लेता है और फिर अचानक ही अपनी आंखें खोलकर झटके से आहना का जबड़ा अपनी कठोर हथेली में भर लेता है। पहले मेरा यूज किया, फिर मुझे थप्पड़ मारा। क्या सोचा था मैं कोई आम इंसान हूँ जिसका तुम यूज भी कर सकती हो और अपना काम निकलने पर उसे थप्पड़ मारकर अपना पीछा छुड़ा सकती हो। आहना अपनी आंखों में आंसू लिए कहती है, तुम भी मुझे थप्पड़ मार लो, एक नहीं दो नहीं, जितने मारना चाहो, पर मुझे यहाँ से जाने दो। मुझे अपने घर जाना है, मेरे पापा परेशान हो रहे होंगे। आहना की बात सुनकर जैसल उसका जबड़ा छोड़ उसे आज़ाद करता है और पागलों की तरह हंसने लगता है। हा हा हा, सही कहा तुमने, परेशान तो बहुत है तुम्हारे घर वाले, देखना चाहोगे? इतना कह जैसल उस कमरे में लगा टीवी को ऑन करता है तो उसमें आहना के पापा दिखाई देने लगते हैं जो जमीन पर बैठे अपना माथा पकड़कर बिलख रहे थे। ये देखते ही आहना अपनी जगह से उठ खड़ी होती है। उसकी आंखों में इस वक्त हैरानी के भाव थे। वह एकटक अपने पापा को रोता हुआ देख रही थी। तभी टीवी में एक न्यूज चलने लगती है। कल रात इंदौर हाईवे में एक दिल दहलाने वाला हादसा हुआ। दरअसल चलती कार में अचानक आग लग जाने की वजह से 2 लोग जिंदा जल गए। बताया जा रहा है कि रीवा के मशहूर डॉक्टर संजीव रावत की बेटी आहना रावत कल रात इंदौर से रीवा जाने के लिए निकली थी और इसके लिए उन्होंने एक टैक्सी बुक की थी, लेकिन कुछ किलोमीटर जाने के बाद ही चलती कार में अचानक आग लग गई और गेट लॉक हो जाने की वजह से ड्राइवर सहित आहना रावत की मौत हो गई। ये खबर सुनते ही आहना के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके हाथ पैर कांपने लगे थे। वह शोक नजरों से जैसल की तरफ देखती है तो बदले में जैसल एक शैतानी हंसी हंसता है, फिर अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहता है, तुम मर चुकी हो जान, जिंदा हो तो सिर्फ मेरे लिए। इतना कह जैसल अपने कदम बढ़ा आहना के करीब आने लगता है। आहना अपने कदम पीछे खींचते हुए कहती है, मेरे पास मत आना, मैं कह रही हूँ दूर रहो। आहना के मना करने के बावजूद जैसल उसके बेहद नजदीक आ चुका था। आहना उससे दूर होने की कोशिश में लगातार पीछे खिसक रही थी। अचानक जैसल उसकी कमर में हाथ डाल उसे खुद के इतने करीब कर लेता है कि आहना का बदन जैसल के कठोर सीने में बिल्कुल चिपक गया था। जैसल आहना के कोमल गाल पे अपनी उंगली फेरते हुए कहता है,
वैसे मानना पड़ेगा, तुमने भागने की अच्छी कोशिश की थी, लेकिन जान, तुम समझ नहीं पाई कि मैंने तुम्हें इसलिए वार्निंग दी थी ताकि तुम भागो और मैं तुम्हारी मौत का षड्यंत्र रच पाऊं। अगर तुम अपने बिल से निकलती ही नहीं तो कैसे ये खेल खेल पाता मैं। आहना खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, तुम पागल हो चुके हो, क्यों कर रहे हो ये सब, जाने दो मुझे। जैसल आहना की गर्दन में अपने होठ रखते हुए कहता है, कभी नहीं जान, तुम मेरी हो और अब बहुत टाइम पास कर लिया तुमने। जाओ वॉशरूम में तुम्हारे लिए प्यारी सी ड्रेस रखी है, उसे पहनकर रेडी हो जाओ। उसे पहनकर रेडी होकर आओ। आहना जैसल के सीने पे हाथ रख उसे धक्का दे कर खुद से दूर करती है और रोते हुए कहती है, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली और खबरदार अगर तुमने मुझे हाथ लगाया और मेरे साथ कुछ भी गलत किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। हा हा हा, जैसल की हंसी भी उतनी ही डरावनी थी जितना कि उसका ओरा। वो अपनी हंसी रोकते हुए कहता है, जरा मैं भी तो देखूं कैसे मारती हो तुम मुझे, मारो। जैसल अपने दोनों हाथ फैलाकर खुद को सरेंडर करते हुए कहता है, क्या हुआ, मारो ना, आई प्रॉमिस, मैं ऐसे ही खड़ा रहूंगा, कुछ नहीं करूंगा, चलो मारो। ऐसा कहते हुए जैसल अपने कदम बढ़ा आहना के नजदीक आने लगता है। मेरे पास मत आओ, मैं सच में तुम्हें मार दूंगी, मैं कह रही हूँ, मुझे हाथ मत लगाना। आहना लगातार पीछे हो रही थी और जैसल उसके करीब आ रहा था। जैसल अपना हाथ आगे कर आहना के गाल को छूने ही वाला होता है कि साइड टेबल में रखा फ्लावर बेस उठा आहना इतनी जोर से जैसल के सिर पर पटकती है कि फ्लावर बेस जैसल के सिर पर ही चकनाचूर हो जाता है। जैसल के सिर से खून की एक धार उसके माथे से नीचे उतरने लगी थी, जिसे देखते हुए आहना काफी डरने लगती है और जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ती है। वो अपने कांपते हाथों से दरवाजे को खोलने की कोशिश कर ही रही थी कि पीछे से जैसल उसके बालों को कसकर अपनी मुट्ठी में भर लेता है। जैसल की मजबूत पकड़ से आहना को काफी दर्द होता है। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। जैसल आहना को अपनी तरफ खींचता है और झटके से उसके बालों को छोड़ता है। आहना जमीन पर पेट के बल गिर जाती है। वह सहमी हुई सी सिर घुमाकर जैसल की तरफ देखती है तो जैसल के होठों पर एक शैतानी मुस्कान थी। उसके सिर पर खून लगा था, लेकिन जैसे उसे उस चोट से रत्ती मात्र फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अपने कदम आहना की तरफ बढ़ाता है तो आहना जमीन में ही पीछे खिसकने लगती है। वो लगातार रो रही थी, मेरे पास मत आओ, दूर रहो मुझसे। अचानक जैसल झुककर आहना की बाजू पकड़ता है और उसे ऊपर उठाते हुए उसके घबराए हुए चेहरे को देख कहता है, यू नो वॉट, अगर मैं चाहता तो तुम्हें बेहोश करके या तुम्हें नशे का इंजेक्शन देकर तुम्हारे साथ ये सब कुछ करता, लेकिन मैं इस मोमेंट को एंजॉय करना चाहता था। जब तुम मुझसे बचने के लिए भागो, तड़फो, चीखो, चिल्लाओ, यू नो, तुम जितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हो मुझे उतना ही सुकून मिल रहा है। आहना रोते हुए कहती है, प्लीज छोड़ दो मुझे, डोंट डू दिस। जैसल आहना के बालों को मुट्ठियों में भरकर उसका सिर ऊपर उठाता है और उसके मुलायम होठों को हवस भरी निगाहों से देखने लगता है। वो आहना के होठों पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए सर्द आवाज में कहता है, इन होठों को छूने की कितनी तमन्ना थी मुझे, अब से ये हमेशा के लिए मेरे हुए, मैं जब चाहूँ इनका टेस्ट ले सकता हूँ। जैसल ने आहना के बालों को इतनी जोर से पकड़ा हुआ था कि आहना अपना चेहरा भी हिला नहीं पा रही थी। उसका दर्द उसके आंसू बयां कर रहे थे। जैसल हल्के से छोटा सा किस आहना के होठों पर करता है, फिर अपने चेहरे को पीछे करते हुए आहना के चेहरे को देख कहता है, कैसा फील हुआ, अच्छा लगा ना। आहना अपने भीगी निगाहों से जैसल की ओर देख कहती है, छोड़ो मुझे प्लीज, दर्द हो रहा है। जैसल आहना के बालों पर अपनी पकड़ को कसते हुए कहता है, दर्द अभी हुआ कहाँ है जान, दर्द तो अब होगा। इतना कह जैसल झटके से एक तो आहना के बाल जैसल की मुट्ठी में थे जो उसे बहुत बहुत दर्द दे रहे थे, जिससे कि आहना का दर्द इस वक्त बढ़ता ही जा रहा था। जैसल के बदन की तपिश इतनी ज्यादा थी कि आहना का शरीर जलने लगा था। आहना के मुंह का पूरा टेस्ट लेने में जैसल पूरी तरह से खोया हुआ था। आहना को सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी और जैसल को बिल्कुल भी इस बात की परवाह नहीं थी। वो किस करते हुए बहुत ही ज्यादा वाइल्ड था।
कभी भी आहना के होठों पर बाइट करता तो कभी उन्हें जोर से सिक करता। काफी देर के बाद आहना के होठों से अपनी प्यास बुझाते हुए जैसल उसके बालों को छोड़ता है और उसके लबों को भी आजाद कर देता है। आहना की तो मानो सांस ही अटक गई थी। उससे उसकी सांसें रुक रुक कर आ रही थी। वो मुंह से जल्दी जल्दी सांस लेने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसका शरीर दर्द से कांप रहा था। जैसल के होठों पर चेहरे पर कमीनेपन के भाव थे। वे आहना के होठों को देखता है जिसमें खून की कुछ बूंदें ठहरी हुई थी। फिर अपने होठों को अपनी हथेली से साफ करते हुए कहता है, जितना मैंने इमेजिन किया था उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी है तुम्हारे लिप्स। मुझे इनका टेस्ट बहुत पसंद आया हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ जब तुम्हारे होठों का टेस्ट इतना नशीला था तो तुम्हारे बदन का टेस्ट कितना हसीन होगा। जैसल के चेहरे और उसकी बातों पर हवस साफ झलक रही थी। वो आहना को छूने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है कि आहना जल्दी से उससे दूर होते हुए अपनी दर्द भरी आवाज में कहती है, प्लीज ऐसा मत करो। मेरी गलती के लिए मैं माफी मांगती हूँ, पर मेरे साथ इतनी हैवानियत मत करो। प्लीज जाने दो। हा हा हा, नो जान, नेवर, कभी नहीं जाने दूंगा मैं तुम्हें खुद से दूर। इतना कह जैसल आहना की बाजू पकड़ उसे अपने करीब खींच लेता है और उसे खुद से जबरदस्ती चिपका लेता है। आहना की सिल्की जुल्फों को अपनी हथेली में लेकर उन्हें गहराई से सूंघते हुए जैसल कहता है, जब तुम दौड़ते हुए आती थी और मेरे सीने से लिपट जाती थी तो तुम्हारी इन जुल्फों की खुशबू हमेशा ही मुझे बहका देती थी। जब तुम मेरा हाथ पकड़ती थी तो तुम्हारे बदन की खुशबू मेरे अंदर बैठे शैतान को जगा देती थी। पर मैं बैठा था इस दिन के इंतजार में, क्योंकि जानता था कि एक दिन आएगा जब तुम मेरी बाहों में होगी। उस वक्त कोई गलती करता तो सारा खेल बिगड़ जाता। तुमने कभी नहीं सोचा था तुमने कभी सोचा नहीं था कि जिस इंसान को तुम अपने बेहुदा मतलब के लिए यूज कर रही हो, एक दिन तुम उसका पागलपन बन जाओगी। आहना रोते हुए कहती है, आई एम सॉरी, प्लीज लेट मी गो। मैं नहीं आया था तुम्हारे पास जान, तुम लेकर आई खुद को मेरी नज़रों में। मैंने तो उस दिन से पहले कभी तुम्हें देखा भी नहीं था, तुम्हें जानता तक नहीं था। तुम छुपी हुई थी इन शैतान की निगाहों से, लेकिन तुम्हारी बेवकूफ़ी ने तुम्हें मेरी नज़रों में आने के लिए मजबूर कर दिया। अब तुम इस डेविल का वो ऑब्सेशन हो जो कभी ख़त्म नहीं होगा। इतना कि जैसल झटके से आहना को अपनी बाहों में उठा लेता है। नो प्लीज, मेरे पास मत आओ। आहना की चीखें उस कमरे में गूंज रही थी और उस कमरे के बाहर खड़े सर्वेंट अपने काम में ऐसे बिजी थे मानो आहना की दर्द से भरी आवाज़ उनके कानों तक पहुंच ही नहीं रही थी। कहने को तो उस घर में कदम कदम पर गार्ड्स और नौकर चाकर थे, लेकिन सब अपने अस्तित्व को खुद के अंदर ही छुपाए हुए थे और आहना की चीखों को इग्नोर कर रहे थे। जैसल अपनी शर्ट के बटन खोल उसे अपने सीने से अलग करता है। उसके एब्स काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे। उसकी मस्कुलर बॉडी, हैंडसम फेस, लेकिन बाहर की सुंदरता जितनी ज़्यादा थी, जैसल अंदर से उतना ही खतरनाक था। उसके गले में ब्लेड के डिजाइन का एक लॉकेट था जो कि उसके सीने पे लटक रहा था। वो बिस्तर में पीछे खिसक रही आहना को देखता है और अपनी गर्दन को इधर उधर घुमाकर अपनी नसों की कसरत करते हुए आगे बढ़ता है। जैसल के चेहरे पर से शैतानी भाव एक पल के लिए नहीं हटे थे। उसका चेहरा उसके इरादों को साफ उजागर कर रहा था। वे आगे बढ़ आहना के कांपते पैरों पर अपना हाथ रखता है तो आहना जल्दी से अपने पैरों को खुद में समेटते हुए दुबक जाती है। जैसल तिरछा मुस्कुराता है और फिर आहना के दोनों पैरों को पकड़ जोर से खींचता है, जिससे आहना बिस्तर में सीधी लेट जाती है। जैसल उसके ऊपर आ जाता है और अपने भारी शरीर के नीचे नाजुक सी आहना को इस तरह दबा लेता है कि वह हिल भी नहीं पाती। वह बस रोए जा रही थी। उसके आंसू भी अब सूखने लगे थे। स्ट्रगल कर करके उसका शरीर भी थक चुका था, लेकिन फिर भी वह हार मानने को तैयार न थी। वो अपने नाखूनों से जैसल का मुंह नोचने लगी थी। जैसल उसकी नाजुक कलाइयों को अपने एक हाथ में कैद कर लेता है और हथकड़ी की तरह उन्हें बांध देता है। मत करो प्लीज, नो प्लीज नो, आहना के रोने की आवाज़ सुन जैसल कहता है, और चीखो जान। यू कांट इमेजिन कि तुम्हारी ये चीखें मेरे अंदर के जुनून को किस तरह कदर बढ़ाती जा रही है। इतना कहकर जैसल किसी साइको की तरह हंसता है और फिर आहना के गले पे अपने होंठ रखते हुए उसे चूमने लगता है। आहना बस छटपटा रही थी।
जैसल उसकी गर्दन पे जोर से बाइट करता है तो आहना दर्द से करहा उठती है, लेकिन फिर मौका पाकर आहना जैसल के कान को अपने दांतों के बीच लेकर इतनी जोर से काटती है कि जैसल दर्द से सिहर उठता है। इतनी देर में पहली बार उसके चेहरे पर कमीनेपन की जगह गुस्से के भाव दिखे थे। आहना पर उसकी पकड़ ढीली हो चुकी थी और आहना तुरंत उसे खुद से दूर करती है। वह बिस्तर से उतरकर भागने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि जैसल तुरंत आगे आकर उसकी कलाई पकड़ लेता है। वो आहना के गाल पर इतनी जोर से थप्पड़ लगाता है कि आहना का पूरा गाल झनझना जाता है। वो खुद को संभाल नहीं पाती और जमीन पर गिर जाती है। जैसल उसके दोनों बाजुओं को पकड़ उसे उठाता है और आहना के गाल पर हाथ रखते हुए कहता है, सॉरी सॉरी जान, तुमने गुस्सा दिला दिया। देखो तुम्हारे नाजुक गाल पर मेरी उंगलियां छप गई। तुम्हें दर्द हो रहा होगा ना। आई एम सॉरी माय लव। इतना कह जैसल किसी नाजुक गुड़िया की तरह आहना को अपनी बाहों में उठा लेता है। आहना में तो अभी हिम्मत ही नहीं बची थी कि वे अब और ज्यादा स्ट्रगल कर सके। जैसल उसे बिस्तर पे रखता है और आहना के ऊपर आते हुए उसके जख्मी होठों को अपने होठों के बीच कैद कर लेता है। आहना के सिर्फ आंसू निकल रहे थे, उसके हाथ बंधे हुए थे, वे चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। आहना को अपने बदन में कुछ अजीब सी फीलिंग महसूस हो रही थी जिन्हें वे बिल्कुल भी फील नहीं करना चाहती थी। यू आर सो सॉफ्ट जान, जितना अपने सपनों में मैंने तुम्हें इमेजिन किया था तुम उससे भी ज़्यादा नाजुक हो और तुम्हारा बदन किसी मुलायम फूल की तरह है जिसकी महक मुझे पागल करती जा रही है। आहना भीगी निगाहों से चुपचाप जैसल की तरफ देखती रहती है। वे कुछ नहीं कहती। जैसल काफी देर तक ऐसे ही आहना को तड़फाता रहता है, उसके बदन से जी भरकर खेलता है, उसके दर्द को एंजॉय करता है। आहना अब बेहोश सी होने वाली थी, उसकी आंखें चाहकर भी नहीं खुल पा रही थी। जैसल बिस्तर से उतरकर नीचे खड़ा हो जाता है और अपना पेट पहनते हुए आहना की तरफ देखकर कहता है, अभी के लिए इतना ही जान, क्योंकि इससे ज्यादा तुम मुझे झेल नहीं पाओगी। हाँ हाँ हाँ। जैसल किसी साइको की तरह हंसता है और अपनी शर्ट को अपने कंधे पर टांग कमरे से बाहर निकल जाता है। अपने कंधे पर शर्ट को टांगे हुए जैसल कमरे से बाहर निकलता है। किसी में भी उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं थी। सिर्फ कुछ कदम दूर खड़ा चैन उसे बिना किसी भाव के निहार रहा था। जैसल के बदन पर पसीने की बूंदें फिसल रही थी। वह अपनी शर्ट को अपनी बाजू में डालते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी एक गार्ड आगे बढ़ उसके होठों की तरफ एक ब्रांडेड सिगरेट बढ़ाता है। जैसल बिना कुछ रिएक्ट किए उस सिगरेट को अपने होठों के बीच दबा लेता है। वो गार्ड तुरंत लाइटर जलाकर जैसल की सिगरेट को सुलगाता है। जैसल अपनी शर्ट के बटन बंद करते हुए उस हाल में रखे किंग साइज सोफे पर किसी महाराजा की तरह बैठ जाता है। धुएं का छल्ला उड़ाते हुए वह वजनदार आवाज में कहता है, चैन माल पहुंचा या नहीं।
चैन जैसल के पास आकर कहता है, सेफली पहुंच गया है हमारे अड्डे पर, गुड। इतना कह जैसल फिर से सिगरेट का धुआं उड़ाने लगता है। चैन हिम्मत जुटाकर कहता है, जेम्स उस लड़की का क्या, अब तो तुम्हारा काम निकल गया, तो क्या उसे उसके घर भेजना है या फिर जान से मारना है। चैन की बात सुन जैसल के होठों में जो सिगरेट के कश भर रहे थे वे ठहर गए। वे सोफे से उठकर चैन के पास आता है और उसे तीखी नजरों से देखते हुए कहता है, दोबारा ये सवाल मत करना। वह लड़की अब मेरी है, मेरा जुनून है, वो मेरी जरूरत है, मेरी आदत है, मेरी ऑब्सेशन है। और तुम अच्छे से जानते हो कि जैसल मुकुद अपनी चीज़ों के लिए कितना ऑब्सेस्ड रहता है, वो अपनी चीज़ों को कितना संभाल कर रखता है। तो अब वे जिंदगी भर मेरे साथ रहेगी। जैसल की बात सुन चैन असमंजस में कहता है, जेम्स तुम्हें नहीं लगता कि उसे हमारे साथ रखना हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। जैसल अपनी गर्दन को घुमाकर कसरत करते हुए कहता है, मैं उसके लिए हर मुसीबत से टकराने को तैयार हूँ, लेकिन उसे अपनी जिंदगी से जाने नहीं दूंगा। इसके आगे चैन कुछ नहीं कहता, लेकिन उसके चेहरे के भाव बता रहे थे कि वे जैसल के इस डिसीजन से खुश नहीं हैं। इधर उस कमरे में बिस्तर पर बेजान पड़ी आहना धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोलती है। उसकी सुर्ख आंखें कुछ पल के लिए एकटक रूम की सीलिंग को निहारने लगती है। उसकी आंखों में कुछ दृश्य तैरने लगे थे, फ्लैशबैक। इंदिरा का एक फेमस मेडिकल कॉलेज, जिसके मेन गेट पर खड़ी आहना के चेहरे पर एक अनमोल मुस्कुराहट थी। वह उस कॉलेज को बड़े ध्यान से देख रही थी। तभी उसके कंधे पर एक हाथ महसूस होता है। वह मुड़कर देखती है और मुस्कुराते हुए कहती है, पापा मैंने कहा था ना आपसे, ये कॉलेज मेरे लिए बेस्ट है। आहना के पापा संजू जी मुंह बनाते हुए कहते हैं, हमारे शहर में भी तो था एक मेडिकल कॉलेज, लेकिन नहीं, तुझे अपने पापा से अलग होने का चस्का चढ़ा हुआ है। तू ये नहीं सोचती कि मेरा और तेरी माँ का दिन रात बस तेरी चिंता में गुजरेगा। आहना अपने पापा की तरफ देखते हुए कहती है, ओह पापा अब इमोशनल मत करो। देखना जिस दिन मैं आपसे भी बड़ी डॉक्टर बन जाऊंगी ना, उस दिन सबसे ज़्यादा खुश आप ही होंगे। संजीव जी मुस्कुराकर कहते हैं, अच्छा चल अब अंदर चल कर देख लेते हैं और बाकी की फॉर्मेलिटी भी पूरी कर लेते हैं। दोनों उस कॉलेज के अंदर चले जाते हैं। फ्लैशबैक एंड ये सब याद आते ही आहना की सोनी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। वो रोते हुए कहती है, आई एम सॉरी पापा, मुझसे गलती हो गई, जो मैं अपनी स्टडी के अलावा प्यार मोहब्बत के चक्करों में पड़ गई। ना मैं निर्मित से प्यार करती, ना ये हैवान मेरी ज़िंदगी में आता, और ना मेरे साथ ये सब कुछ होता। अब मैं क्या करूं पापा, मैं कैसे खुद को बचाऊं? आप तो मुझे मरा हुआ समझ रहे होंगे। मैं आपको कैसे बताऊं कि मैं जिंदा हूं, लेकिन पल पल मर रही हूं। आहना की सिसकियां उस कमरे में गूंज रही थी। तभी कमरा का दरवाजा खुलने की आहट से आहना का दिल जोर से धड़क उठता है। वह हड़बड़ाकर उठती है और खुद को चादर से ढकते हुए बिस्तर में दुबक कर बैठ जाती है। उसकी सूनी आंखों में बसा था तो सिर्फ खौफ। वो अपना थूक बड़ी मुश्किल से अपने गले के नीचे उतारते हुए दरवाजे की तरफ देखती है, जहाँ जैसल खड़ा था। वो अपनी गर्दन टेढ़ी किए अपने होठों पर डेविल स्माइल बिखेरे हुए आहना को एकटक निहार रहा था। जैसल को देखते ही आहना का रोम रोम डर से कांपने लगता है। वह खुद को खुद में ऐसे समेटे हुई थी मानो वे चाहते नहीं थी कि जैसल उसे देखे, लेकिन जैसल अब तक अपने कदम बढ़ा आहना के करीब आ चुका था। वो अपना हाथ आगे बढ़ा आहना के लिप के कोनर पर बने लाल निशान को टच करता है तो आहना के शरीर में दर्द की एक लहर दौड़ जाती है। वो जैसल के हाथ को झटकते हुए कहती है, डोंट टच मी, दूर रहो मुझसे। हाँ हाँ हाँ, जैसल अपनी गर्दन में किसी साइको की तरह हाथ फेरते हुए कहता है, वे क्या कहते हैं, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। जान तुम अच्छे से जानती हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता हूँ, फिर भी तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रही हो। दिस इज़ नॉट फेयर। एनीवेज तुमने कल से कुछ खाया नहीं, बट अभी तुम काफ़ी मुरझाई हुई सी लग रही हो, तो चलो पहले फ्रेश हो जाओ। मुरझाए हुए गुलाब से वापस मेरा ताज़ा वाला गुलाब बन जाओ, फिर साथ में खाना खाते हैं। तुम्हारी पसंद की चीज़ें बनवाई है मैंने। आहना बेबस निगाहों से जयवेसल की तरफ देखते हुए कहती है, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस जाना है यहाँ से, प्लीज जाने दो ना। अचानक जैसल का चेहरा गुस्से में लाल पड़ चुका था। वो आहना का जबड़ा कसकर अपनी हथेली में कैद करते हुए कहता है, दोबारा ये बात मत कहना। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी, इस दुनिया के लिए और अपने जान पहचानों वालों के लिए तुम मर चुकी हो। इतना के जैसल बिस्तर से उठकर आहना को जबरदस्ती अपनी बाहों में उठा लेता है। आहना ने इस वक्त खुद को एक सफ़ेद चादर में लपेटा हुआ था।
जैसल उसके जख्मी चेहरे को देखते हुए कहता है, लेट्स गो टू वॉशरूम। जैसल आहना को लिए हुए आगे बढ़ने को होता है, तभी उसकी नज़र बिस्तर पर बिछी सफ़ेद चादर में लगे ब्लड के धब्बों पर जाती है, जिन्हें देख जैसल के होठों पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। वो अपनी आंखें बंद कर एक गहरी सांस लेता है और फिर आहना की तरफ देखते हुए कहता है, तुम पूरी तरह से मेरी हो जान। इतना कह जैसल आहना को गोद में लिए हुए वॉशरूम की तरफ बढ़ जाता है। आहना को बाहों में लिए हुए जैसल वॉशरूम में जाता है। वे आहना को अपनी गोद से उतारता है और उसके बदन में लिपटी चादर को अलग करने लगता है। आहना उससे 2 कदम दूर होते हुए कहती है, मैं कर लूँगी। जैसल आहना के बदन में लिपटे चादर को पकड़ उसे अपनी ओर खींचता है तो आहना उसके सीने से चिपक जाती है। आहना की कमर के निचले हिस्से को कसकर मसलते हुए जैसल कहता है, मेरे होते हुए तुम क्यों जहमत उठाओगी जान, अब खामोश रहना, कोई एफर्ट्स करने की कोशिश मत करना, नहीं तो मेरे अंदर का जानवर फिर जाग जाएगा। गॉट इट। जैसल की इस धमकी को सुन आहना में आगे कुछ कहने या करने की हिम्मत बची ही नहीं थी। वो आहना के बदन में लिपटी चादर को हटाता है। आहना के बदन में इस वक्त कोई कपड़ा नहीं था। वो नेकड़ थी, इसलिए वे चाहकर भी अपनी आंखों को खुला नहीं रख पाई। वो कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। जैसल आहना के मुलायम बदन को ऊपर से नीचे से ऊपर तक निहारता है। आहना की गर्दन पे अनगिनत निशान थे, उसके लिप्स का कोना और उसकी बोसम में भी बाइट के निशान थे। ये देखते जैसल तिरछा मुस्कुराते हुए आहना की बोसम में बने निशानों को छूकर कहता है, प्रीटी मार्क्स, आई लव इट। आहना अपनी आंखें बंद करके रखती है। वे इस वक्त जैसल की हरकतों से काफ़ी ज़्यादा खौफ में थी। जैसल उसे बाहों में उठा गुनगुने पानी से भरे हुए बाथ टब में बिठा देता है। जैसल आहना के बदन को खुद अपने हाथों से क्लीन करता है। आहना में अब उसे रोकने की कोई हिम्मत नहीं बची थी। कल रात जैसल ने जिस तरह आहना को टॉर्चर किया था, उसके बाद आहना को उससे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। आहना की बॉडी को क्लीन कर जैसल उसे दोबारा अपनी बाहों में क्लोज रूम में लेकर आता है। जैसल अपनी एक शर्ट निकाल अपने हाथों से आहना को पहनाता है और उसके मुरझाए हुए चेहरे को देख कहता है, डोंट बी सैड माय लव, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारी ड्रेसेज मंगवा ली है, जल्दी ही आ जाएगी, तब तक तुम मेरे कपड़ों से काम चला लो। आफ्टर ऑल यू आर लुकिंग सो क्यूट इन माई क्लोथ्स। इतना कह जैसल फिर से आहना को अपनी बाहों में उठाने के लिए आता है, लेकिन आहना उसे रोकते हुए कहती है, मैं खुद चल सकती हूँ। ओके, एज योर विश। इतना कह जैसल क्लोज रूम से अपने रूम में आता है। आहना वहीं खामोश खड़ी रह जाती है। उसकी आंख से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन तभी जैसल की वजनदार आवाज़ उसके कानों में आ पड़ती है, कम फास्ट जान। आहना न चाहते हुए भी अपने कदम बढ़ा कमरे में जाती है। जैसल आहना को देखता है, जिसके बदन में इस वक्त सिर्फ ब्लैक कलर की एक शर्ट थी, जो उसके थाइस को भी बड़ी मुश्किल से कवर कर पा रही थी। आहना के बाल हल्के गीले थे, जो उसके कंधे पर बिखरे हुए थे। उसकी भीगी पलकें नीचे झुकी हुई थी। वो अपने हाथों को एक दूसरे में मसल रही थी, शायद अपने डर को काबू करने की कोशिश कर रही थी। जैसल आहना के करीब जाकर उसकी गीली जुल्फों को अपनी हथेली में लेते हुए उन्हें स्मेल करता है और डेविल स्माइल करते हुए कहता है, उफ, ये महक दीवाना बना देती है मुझे, खुद पर काबू रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। इतना कह जैसल आहना के होठों को छूने के लिए अपने लग आगे की ओर बढ़ाता है कि आहना अपने चेहरे को पीछे खींच लेती है और सिसकते हुए कहती है, नो प्लीज़, मुझे ऑलरेडी दर्द हो रहा है। हा 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 जान, एक रात में ही तुम्हारी ये हालत हो गई, आगे पता नहीं क्या होगा तुम्हारा। खैर, मैं ये बेडशीट चेंज करवा देता हूँ ताकि तुम थोड़ा रेस्ट कर पाओ। ओके। जैसल की बात सुनकर आहना अपनी नज़रें बेडशीट की तरफ डालती है। वह बेडशीट पर ब्लड के धब्बे देखती है तो उसे रोना आ जाता है। जैसल हैरान सा फेस बनाते हुए कहता है, व्हाट आर यू क्राइंग जान, प्लीज डोंट क्राई, इट्स नेचुरल, तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। आहना रोते हुए कहती है, तुम्हारी ज़रूरत पूरी हो चुकी है, अब मुझे जाने दो प्लीज़, जो चाहिए था वे कर लिया तुमने, अब मुझे घर जाना है। आहना ने अपनी बात पूरी की थी, तब तक उसे नहीं पता था कि उसकी बातों का जैसल पर क्या असर हो रहा था। वह गुस्से से लाल हो चुका था। अचानक से आहना के बालों को कसकर पकड़ लेता है और उसके चेहरे के बेहद करीब अपना चेहरा लाते हुए कहता है, अपने दिमाग से ये बात निकाल दो जान,
तुम कहीं नहीं जाओगी, कहीं भी नहीं। तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, मेरे पास, और इस बात को तुम अपने छोटे से दिमाग में जितनी जल्दी बिठा लोगी, तुम्हारे लिए उतना बेहतर होगा। इतना कह जैसल आहना के बालों को झटके से छोड़ देता है तो आहना 2 कदम पीछे होते हुए दीवार से टकरा जाती है। वो खुद को संभालते हुए जैसल की तरफ देखने लगती है तो जैसल अपनी आईब्रो चढ़ाते हुए कहता है, यहाँ से भागने के, मुझसे दूर जाने के सपने देखोगी तो तकलीफ तुम्हें ही उठानी पड़ेगी। मुझे अपनी जिंदगी मान लो और मेरे साथ जियो। आई प्रोमिस, अगर तुम मेरी बात मान लोगी तो मैं सारे जहां की खुशियां तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। अगर तुम मुझे गुस्सा नहीं दिलाओगी तो मैं तुम्हें बिल्कुल हर्ट नहीं करूंगा। आहना रोते हुए दीवार से टिक कर बैठ जाती है। मैं क्यों तुम्हें समझ नहीं पाई, क्यों ये गलती की मैंने, क्यों मेरी जिंदगी में वे पल आया जब मैं तुमसे टकराई। काश तुम मेरी जिंदगी में कभी आए ही ना होते। आहना फूट फूट कर रोने लगती है। उसे ऐसे रोता हुआ देख जैसल डेविल इस्माइल के साथ कहता है, कुछ देर तुम इस कमरे में अकेली हो, जान रेस्ट करो, मैं जल्दी मिलता हूँ तुमसे। इतना कहकर जैसल अपने धुन में मगन होते हुए अपनी भारी आवाज में गाना गाता है, तुझे मैं प्यार करूं और इतना प्यार करूं जब तलक मैं जीऊं, सिर्फ तेरा इंतजार करूं। होठों से विसल बजाते हुए जैसल कमरे से बाहर निकल जाता है। आहना वहीं जमीन में बैठी रह जाती है। आहना जमीन पे बैठी रो रही थी और रोते रोते ना जाने कब उसकी आंख लग गई। उसकी आंखों में अतीत के कुछ पल तैरने लगे। आई एम इन लव विद यू आहना, आई लव यू सो मच, विल यू बी माई पार्टनर। एक पार्टी हॉल में आहना के सामने अपने घुटनों पर बैठा वो लड़का बड़ी उम्मीद से आहना की ओर देख रहा था। उसने अपनी शर्ट के ऊपर एक जैकेट पहन रखा था। उसके बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे। देखने में काफ़ी स्टाइलिश और हैंडसम लग रहा था, लेकिन इस वक्त वो अपने हाथ में लाल गुलाब ले आहना के सामने झुका हुआ था। आहना कुछ पल हैरान नजरों से उस लड़के को देखती रहती है, फिर असमंजस के भाव लिए कहती है, निर्मित, मैं क्या जवाब दूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। आई एम आई एम सरप्राइज। हाँ कर दो आहना, से यस। आहना, तुम और निर्मित बेस्ट कपल हो, प्लीज से यस। निर्मित और आहना के कॉमन फ्रेंड्स जो कि उस जगह पर खड़े आहना के जवाब का इंतजार कर रहे थे, बार बार आहना को हाँ में जवाब देने के लिए कह रहे थे। पिछले 6 महीनों से आहना और निर्मित अच्छे दोस्त थे। क्लास में दोनों साथ रहते और कॉलेज के बाद भी दोनों अक्सर मिलते जुलते रहते थे। ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई दोनों को ही एहसास नहीं हुआ, लेकिन आज वह दिन आ ही गया था जब निर्मित ने आहना के लिए अपने प्यार को महसूस कर लिया था। आहना अब भी खामोश थी। ये देख निर्मित उसके चेहरे को देख कहता है, मुझे जवाब चाहिए आहना, तुम चाहो तो मना भी कर सकती हो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। निर्मित के शांत और सरल लहजे ने आहना के दिल में छुपे हुए एहसासों को मानो उसकी जुबान तक ला दिया था। वो निर्मित के हाथ से वो गुलाब लेती है और मुस्कुरा कर कहती है, यस आई लव यू टू। आहना के मुंह से इतना निकला ही था कि सारे दोस्त शोर मचाने लगे। निर्मित खुश होते हुए अपनी जगह से उठता है और आहना को गले से लगा लेता है। थैंक यू आहना, थैंक यू सो मच। फ्लैशबैक एंड अचानक गेट खुलने की आवाज़ से आहना हड़बड़ा कर उठती है। वे देखती है कि कमरे में एक औरत आई थी जिसने अपने हाथ में गारमेंट स्टैंड पकड़ा हुआ था। उस गारमेंट स्टैंड में कई सारे कपड़े लटक रहे थे, लेकिन आहना की नज़रें उस औरत पर थी। वो अपने चेहरे पर एक उम्मीद लिए कहती है, सुनिए, मेरी हेल्प करिए प्लीज। वो औरत आहना की बात को ऐसे इग्नोर करती है जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं था। वो आहना को एक तिरछी नज़र से देखती है, फिर वहाँ से जाने लगती है। आहना जल्दी से उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ लेती है और अपनी आंखों में आंसू लिए कहती है, मेरी हेल्प करिए ना प्लीज़, मुझे यहाँ से जाना है। अगर आप मुझे भागने में मदद नहीं कर सकती तो जस्ट कॉल द पुलिस। उन्हें बताओ कि इस इंसान ने मुझे यहाँ ज़बरदस्ती कैद करके रखा हुआ है। मैं जिंदा हूँ, मैं मरी नहीं हूँ, प्लीज़ हेल्प मी। वो औरत एक नज़र आहना को देखती है कि तभी एक कड़क आवाज़ कमरे में गूंजती है, दिस इज़ नॉट फेयर जान। ये आवाज़ सुनते ही वे औरत तुरंत कमरे से बाहर चली जाती है। आहना दरवाजे की तरफ देखती है जहाँ से जैसल अपने चेहरे पर अजीब से भाव लिए आहना को देख रहा था और उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था। जैसल को देखते ही आहना के हाथ पे ठंडे पड़ गए। वह बड़ी मुश्किल से अपना थूक अंदर कर पाती है। जैसल लगातार आहना की ओर अपने कदम बढ़ा रहा था और आहना
पीछे खिसक रही थी। अचानक वे दीवार से चिपक जाती है और जैसल का भयानक चेहरा उसके इतने करीब आ गया था कि आहना की तेज सांसें जैसल की गर्म सांसों से टकराते हुए गुजर रही थी। जैसल आहना के कंधे पर अपनी नाक रगड़ते हुए सर्द आवाज में कहता है, तुम मुझे सीरियसली नहीं ले रही हो। जान प्लीज ये गलती मत करो, क्योंकि अगर तुम ऐसे भागने की कोशिश करोगी तो तुम मेरा वे रूप देखोगी जो मैं तुम्हें कभी नहीं दिखाना चाहता। आहना का शरीर डर से कांप रहा था। वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी। जैसल आहना की मुलायम हथेली को अपने हाथ में पकड़ता है और प्यार से उसकी हथेली चूमते हुए कहता है, आई लव यू जान, यू आर माई लाइफ, एक्सेप्ट माई लव जान। आहना अपने कपते लबों से कहती है, दिस इज नॉट लव, ये पागलपन है। हवा से तुम इसे प्यार नहीं कह सकते। आहना की बात सुन जैसल अजीब तरह से हंसता है, फिर अपनी हंसी रोकते हुए कहता है, पर मेरी नज़र में यही प्यार है, जिसे चाहो उसे हर हाल में हर कीमत में पालो। इसके अलावा मुझे प्यार की कोई परिभाषा मालूम नहीं। इतना कह जैसल आहना की शर्ट के बटन खोलने लगता है। आहना जैसल का हाथ पकड़ कहती है, मैं कर लूंगी, डोंट टच मी। जैसल अपनी सुर्ख नज़रों से आहना को देखते हुए कहता है, अगर चाहती हो कि इस वक्त मैं तुम्हें फिजिकली हर्ट ना करूं, तुम्हारे इस नाजुक बदन को तंग ना करूं, तो चुपचाप खड़ी रहना। टू नोट से ए वर्ड। आहना जानती थी कि जैसल उसके साथ कुछ भी कर सकता है। उसमें हिम्मत नहीं थी कि इस वक्त जैसल का टॉर्चर सह सके, इसलिए वे कुछ नहीं कहती और अपनी नज़रें नीचे झुका लेती है। जैसल आहना के चेहरे को एकटक देखते हुए उसके शर्ट की एक एक बटन खोलने लगता है। आहना का छोटा सा नाक रो रो कर लाल हो चुका था। उसकी आंखों के नीचे सूखे हुए आंसुओं के दाग बने थे, लेकिन इस वक्त खुद को मजबूत किए वे खामोश खड़ी थी। जैसल आहना की शर्ट को उसके कंधों से नीचे सरका देता है। शर्ट जमीन में आहना के पैरों के पास गिर जाती है। वह खुद को बहुत असहज महसूस कर रही थी, लेकिन जैसल के खौफ ने उसे चुप रहने के लिए मजबूर किया हुआ था। जैसल आहना के चेहरे से अपनी नज़रें नीचे करते हुए उसके गले और फिर सीने को अजीब तरह से देखने लगता है। वह हल्के से अपनी हथेली आहना की बोसम में रखता है और अपनी दोनों हथेलियों के बीच भरकर उन्हें कसकर मसलने लगता है। आहना की सिसकी निकल जाती है। वह सिहर उठती है। यू टोल्ड मी कि तुम मुझे हर्ट नहीं करोगे, फिर क्यों कर रहे हो ऐसे? ये कहते हुए आहना रोने लगी थी। जैसल अपनी आंखें बंद कर एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, मैं खुद को तो रोक लूँ जान, लेकिन इस ईमान का क्या करूँ जो तुम्हें देखते ही डगमगा जाता है। बट डोंट वरी, जैसल मुकुद इतना भी कमज़ोर नहीं कि खुद को रोक ना सके। अगर मैंने कहा है कि इस वक्त तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा। इतना कह जैसल आहना से दूर होता है। वो गारमेंट स्टैंड से कुछ कपड़े निकाल उसे खुद पहनाने लग जाता है। आहना उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, मैं खुद कर लूँ प्लीज। आहना के चेहरे की मासूमियत को देखते हुए जैसल डेविल स्माइल के साथ कहता है, ओके जान, डू इट। अब मैं तुम्हें रात को मिलूंगा, कुछ हसीन लम्हे तुम्हारे साथ बिताऊंगा, तैयार रहना। इतना कह जैसल विसल बजाते हुए कमरे से बाहर निकल जाता है। वो कमरे से बाहर निकल चुका था, लेकिन उसकी भारी आवाज़ में गाना अभी भी आहना के कानों में तक पहुंच रहा था। तलब तलब बस तेरी है मुझे, नसों में तू नशा बन के घुलना यूं ही। आहना रोने लग जाती है और खुद से कहती है, नहीं, मैं किसी सन की और ऑब्सेसिव इंसान के पागलपन को अपनी किस्मत नहीं मान सकती। मुझे यहाँ से निकलना होगा, मैं हार नहीं मान सकती। जेम्स, हमारा माल पकड़ा गया। चैन के मुंह से इतना सुनते ही जैसल, जो कि किंग साइज सोफे में अपने पैरों को क्रोश करके बैठा था, उसके चेहरे के भाव सख्त हो गए। अपने हाथ में लिया ड्रिंक से भरा गिलास वह जोर से जमीन पर पटकता है और चीखते हुए कहता है, हाउ। चैन अपने कंधे उचकाते हुए कहता है, डोंट नो जेम्स। जेस अपनी लाल आंखों में एक आगली हुए कहता है, उस अड्डे तक कोई परिंदा भी नहीं पहुंच सकता था, तो फिर पुलिस कैसे पहुंच गई? जेम्स कुछ सोचते हुए कहता है, वो इंस्पेक्टर काफी दिनों से हमारी तहकीकात कर रहा था, शायद वे हम पर नजर बनाए हुए था। चैन, किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वह मुझ तक इतनी आसानी से पहुंच सके। एक काम करो, अपने सारे आदमियों को कहो आउट हाउस में आकर मिले सब के सब। चैन अपना सिर हिलाते हुए वहां से चला जाता है और जैसल अपनी गर्दन को इधर उधर घुमाते हुए डेविल इस्माइल के साथ कहता है, जो कोई भी हो, जैसल मुकुट को धोखा देने की कीमत बहुत महंगी पड़ेगी तुम्हें।
दूसरी तरफ अहाना अभी भी उस कमरे के हर एक कोने को बड़े गौर से निहार रही थी। कभी वे खिड़की खोलने की कोशिश करती तो भी गेट को खोलने की कोशिश करती, तभी कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आती है और आहट होती है और अहाना जल्दी से जाकर बेड पर बैठ जाती है। वह देखती है कि वही औरत जो कुछ देर पहले उसके लिए कपड़े लेकर आई थी, इस बार अपने हाथ में खाने की प्लेट लिए हुए थी। वो अहाना की तरफ देखे बिना ही कहती है, साहब ने आपको खाना खाने के लिए कहा है। अहाना के दिमाग में जैसे कोई ख्याल आया हो, वह सहज होते हुए कहती है, ठीक है वहाँ रख दो। अहाना साइड टेबल की ओर इशारा करती है। अहाना की बात सुन वे औरत खाने की प्लेट साइड टेबल में रखती है और वहाँ से जाने के लिए मुड़ती है कि अचानक से अहाना उसके सामने आकर उसे इतनी जोर से धक्का दे देती है कि वे उसी टेबल के ऊपर गिर जाती है और सारा सामान बिखर जाता है। जब तक कि वे औरत उठने की कोशिश करती, अहाना कमरे से बाहर निकल चुकी थी और गेट को बाहर से बंद कर दिया था। अहाना एक राहत की सांस लेती है, लेकिन वह जानती थी कि वह सिर्फ उस कमरे से बाहर निकली है, इस घर से नहीं। इसलिए वह घबराते हुए चारों ओर देखती है। ना जाने कैसे अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था उस घर में, जहाँ एक मक्खी भी नहीं भिनभिना रही थी। सुनाई दे रही थी तो बस उस औरत की दरवाजा पीटने की आवाज। मैडम आप ये सही नहीं कर रही है, दरवाजा खोलिए मैडम, साहब को पता चला तो हम दोनों को सजा मिलेगी, प्लीज दरवाजा खोलिए। लेकिन अहाना उस औरत की बातों को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए दौड़कर वहां से आगे बढ़ती है। वह घर किसी भूल भुलैया की तरह था। अहाना इस वक्त बस यही सोच रही थी कि आखिर घर में इतना सन्नाटा क्यों है। काफी मशक के बाद वे उस घर से बाहर निकलकर एक गहरी सांस लेती है। उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई थी। वे वहां से जाने के लिए मुड़ती है कि एक दर्द भरी चीख अहाना के कानों में गूंजती है। उस चीख में इतना दर्द था कि अहाना के रोंगटे खड़े हो गए। वे तेज सांस लेते हुए कहती है, ये किसकी आवाज है? क्या कोई और है जो उस राक्षस की कैद में है? नहीं अहाना, तुझे इस वक्त सिर्फ अपने बारे में सोचना है। तुझे यहाँ से भागना होगा, उसके बाद तू पुलिस को बुलाकर यहाँ कैद लोगों को बचा सकती है। अहाना यह सब सोच ही रही थी कि एक बार फिर से वे दर्द भरी चीख उस पूरे घर में के आसपास के एरिया में गूंजने लगती है। वो चीख अब लगातार तेज होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई बहुत ज्यादा दर्द में है। अहाना चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाई। वे उस तरफ देखती है जहां से आवाज आ रही थी। वो अहाना के ठीक सामने एक आउट हाउस था। अहाना अपने कांपते पैरों को धीरे धीरे करके उस तरफ बढ़ा देती है। उस आउट हाउस के अंदर एक आदमी चेयर में बंधा हुआ था। बाकी के सारे आदमी सिर झुकाए हुए चुपचाप खड़े थे। चैन भी अपने हाथों को बांधे खामोश खड़ा था और अपने हाथों में कोई धारदार चाकू लिए हुए था और अपने हाथों में धारदार चाकू लिए हुए जैसल उस आदमी को घूर रहा था। उस आदमी के शरीर पर इस वक्त सिर्फ उसकी पैंट थी। उसकी शर्ट उसके बदन से अलग थी। उसके पूरे शरीर में चाकू के वार के कारण खून निकल रहा था। वह आदमी रो रहा था, चीख रहा था, गलती हो गई बॉस, माफ कर दो, जिंदगी बख्श दो बॉस। उस आदमी की इतनी बात सुनते ही जैसल जोर से उसके गले पे चाकू का वार करता है। वह आदमी चीख पड़ता है, उठता है। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उस कमरे की खिड़की से आहना की डरी हुई आंखें उस दृश्य को देख रही थी। वे थर थर कांपने लगी थी। यह भयानक मंजर देख उसकी सांसें अटकने लगी थी। वे अपना मुंह दबा लेती है। जैसल उस अधमरे आदमी के बालों को अपनी मुट्ठियों में भरकर उसके चेहरे को देखते हुए कहता है, तुम्हें तो राज पता थे ना रोमी। तुम जानते थे, बहुत अच्छे से जानते थे कि जेम्स को धोखा देना मतलब मौत को गले लगाना। फिर भी तुमने मुझे धोखा दिया तो मौत से तो गले मिलना ही पड़ेगा। इतना कि जैसल उस आदमी की गर्दन दबोचते हुए उसके गले को चाकू से रेत देता है। वे आदमी अब तक अपनी सांसें छोड़ चुका था और जैसल अभी भी उसके गले को रेत रहा था। जैसल की हैवानियत देख अहाना बिल्कुल फ्रीज हो चुकी थी। उसका सिर घूमने लगा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो मंजर उसके सामने है वह एक हकीकत है या कोई डरावना सपना। तभी उसके कानों में एक भारी आवाज पड़ती है, जान, डिड यू लाइक इट? जैसल के मुंह से यह शब्द सुनते ही अहाना कांप उठी। वे अपनी सहमी हुई नजरों से जैसल की तरफ देखती है जो खिड़की के उस पार से अहाना के बिल्कुल नजदीक खड़ा था।
जेसल के चेहरे पर खून के छींटे थे और उसकी हथेलियां पूरी तरह से खून में सनी हुई थी। आहना तेज सांस लेते हुए जेसल के उस भयानक रूप को देख अपने कदम पीछे खींचती है और दौड़ती हुए वहां से भाग जाती है। जेसल अपनी खूनी हथेलियों से अपने माथे को पोंछते हुए तिरछा मुस्कुरा देता है। थैंक यू सो मच। बाय बाय।